गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन ईएमआई, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अपन देखो स्टार्ट करते हैं, पहले अपन मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट ईएमआई है क्या वो आपको बाद में बताऊंगा। पहले अपन देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन देखें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, उसके बाद ही आपको समझाऊंगा मैं ईएमआई के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो देखिए बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, देखिए बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। अब तो अपन यहाँ पे जो अपना मॉड्यूल है कंप्लीटली उसको फॉलो करते हुए आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल आप सबके पास है ही सही, आप उसको कंटिन्यू रीड करते आओ और अपन उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो उसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को अपन आगे लेते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ समझे, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, दोस्तों कहीं भी इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर गिवन है इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, ठीक है। अब इस बी वेक्टर में मान लो कोई कॉइल रखी है इस तरह बच्चों, किसी भी शेप में हो सकती है कॉइल, जैसे ये अपन ले ली कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, क्लियर। अब यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले अपन, स्मॉल एलिमेंट, इस एलिमेंट का जो स्मॉल एलिमेंट है इसका एरिया वेक्टर का होगा इस डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर, एंड सपोज दिस एंगल इज फाई, ये एंगल थीटा, सपोज ये एंगल थीटा है, थीटा क्या बेटा, डीए वेक्टर एंड बी वेक्टर में एंगल। तो यहां से इससे जो क्रॉसिंग फ्लक्स के, ठीक, क्रॉसिंग फ्लक्स मींस नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, फ्लक्स क्या शो करता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस अपन देखें फ्रॉम एलिमेंट, तो समझ देखें बच्चों इस एलिमेंट से जो क्रॉसिंग फ्लक्स के कितना होगा, फ्रॉम एलिमेंट, तो एलिमेंट से क्रॉसिंग फ्लक्स डी फाई की वैल्यू क्या होगी, डी फाई इज इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा, बी डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि अपन देख रहे हैं यहाँ से इसका जो अपन इस तरफ करेंगे कंपाउंड इस डायरेक्शन में, वो कितना आएगा बेटा, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा मींस इस सरफेस से, जो इस सरफेस का जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरह से आएगा, इसमें से लाइंस इस तरह परपेंडिकुलर क्रॉस हो रही है, ठीक है, मतलब अंदर से लाइन क्रॉस हो रही है, परपेंडिकुलर क्रॉस हो रही है डी ए कॉस का कंपोनेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें डी फाई इज इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा, और अगर मैं टोटल फ्लक्स फाइंड करना है तो टोटल क्रॉसिंग फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए कॉस थीटा, इंटीग्रेशन बी डी ए कॉस थीटा में यहां से हम कह सकते हैं ये, इसको चाहो तो ऐसे लिखो आप, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये जाएगा टोटल क्रॉसिंग फ्लक्स, ठीक है, टोटल क्रॉसिंग फ्लक्स बी डी ए कॉस थीटा, क्लियर, ये अपन ने फाइंड कर लिया। अब बच्चों यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू, ठीक है, मींस यहाँ पे अगर अपन टोटल फाइंड की इंटीग्रेशन बी डी ए कॉस थीटा, अगर यहाँ पे मान लो फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, तो उस केस अपन क्या करेंगे, यहां से देखें बेटा फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है, फॉर बी इज इक्वल टू यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म आपको फील्ड गिवन है, तो उस केस में फाई इज इक्वल टू जाएगा बी ए कॉस थीटा, इस फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, बी ए कॉस थीटा यूज करते हैं। तो यहां से क्या बनेगा बेटा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इस तरह बनेगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्लियर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में, ओके। अब बच्चों यहाँ पे इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड केस में क्या बन रहा है, बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान दें, ए क्या बेटा, ए यहाँ पे शो कर रहा है एरिया ऑफ कॉइल, क्या कहते हैं, एरिया ऑफ कॉइल प्रेजेंट इन बी वेक्टर, ठीक है, एरिया प्रेजेंट इन बी वेक्टर, प्रेजेंट इन बी वेक्टर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चों, कई बार क्या होता है जैसे कि मान लो ये कॉइल है, लूप है, ये ओनली 50% ही मैग्नेटिक फील्ड में है और 50% बाहर है, ठीक है। तो जो बाहर है उस एरिया को भी काउंट नहीं करना, जो फील्ड में प्रेजेंट है केवल उसी एरिया को लेना है, ठीक है। यहां तो चलो खैर अपन देख रहे हैं कंप्लीट लूप फील्ड में ही प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए ए क्या हो गया बेटा यहाँ पे, टोटल एरिया, ठीक है, आई बस समझ में। तो यहां से एरिया प्रेजेंट इन बी वेक्टर, एंड जो थीटा है बेटा, थीटा क्या है बेटा, थीटा यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कई बार क्या होता है बेटा, आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ बी वेक्टर विद प्लेन ऑफ कॉइल गिवन होता है, ठीक है, विद सरफेस ऑफ कॉइल। तो उस केस में हम क्या करेंगे, या यूं करें विद वन साइड ऑफ कॉइल ऐसे गिवन हो, मतलब आपको ये वाला एंगल गिवन हो। कई बार क्वेश्चन आपको ये वाला एंगल गिवन होता है, ये वाला एंगल, सपोज आपको ये वाला एंगल गिवन है,
ये एंगल गिवन है, सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो एंगल 30 डिग्री गिवन है, तो थीटा कितना आएगा यहाँ पे 90 में 30 माइनस कर दो, कितना आएगा 60 डिग्री। तो आपको यहाँ पे 60 डिग्री का यूज करना है। तो ध्यान रखें जो क्वेश्चन में एंगल गिवन है वो 30 गिवन था, हमें 30 यूज नहीं करना, हमें कितना यूज करना है 60, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल जो गिवन होगा एंगल ऑफ बी वेक्टर विद सरफेस ऑफ कॉइल जो 30 गिवन है, हमें इसका यूज नहीं करना, हमें एंगल ऑफ बी वेक्टर विद एरिया वेक्टर दैट इज विद परपेंडिकुलर ऑफ सरफेस, ठीक है, विद नॉर्मल ऑफ सरफेस, वह एंगल यूज करते हैं आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो यहां से अपन ने ये ले लिया थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्लियर, ये चीज अपन देखी, क्लियर। अब यहां पर यूनिट ऑफ फाई देखिए, इसके अंदर यूनिट जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट इसकी जो एसआई यूनिट है बेटा, एसआई यूनिट ये है वेबर, ठीक है, वेबर इसकी एसआई यूनिट है एंड वेबर इज इक्वल टू होता है 10 पावर 8 मैक्सवेल, 10 पावर 8 मैक्सवेल इसका हमें यूज करना होता है, ठीक है। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 पावर 8 मैक्सवेल, ओके, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 पावर 8 मैक्सवेल। तो ये चीज अपन देखी, ये बिल्कुल वैसे कोई कॉन्सेप्ट है जो आप देखते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी ये सही, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है बी ए कॉस थीटा, यहाँ पे ई ए कॉस थीटा, ये चीज अपन देखी, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे एक सिंगल लूप गिवन था, ये क्या बेटा लूप है, लूप या कोई फ्रेम है, लूप। अगर आपको कॉइल गिवन है, ठीक है, इफ कॉइल of n turns given, if coil of n turns given है, तो उस केस में फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू, ठीक है, नेट फाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, नेट फाई इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n इंटू फाई फ्रॉम 1 टर्न, ठीक है, 1 लूप, n इंटू 5 फ्रॉम 1 लूप, ठीक है। हम जानते हैं कॉइल के अंदर मेनी लूप्स होते हैं, ठीक है, n मेनी टर्न्स होते हैं, तो n टर्न्स गिवन है, तो आप कहते हैं 5 फ्रॉम 1 लूप के लिए 1 टर्न के लिए, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है, 1 टर्न के लिए, चलो 1 टर्न, तो यहाँ पे n इंटू 5 फ्रॉम 1 टर्न क्या है, बी ए कॉस थीटा, तो बोलेंगे n बी ए कॉस थीटा, ये बन जाएगा फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू n बी ए कॉस थीटा, ठीक है, ये लिख लेंगे अपन। चलो अब इस पे कुछ एग्जांपल्स अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल वैसे तो एग्जांपल आपको मॉड्यूल के अंदर दे रखे हैं बेटा, हमें वो सारी चीजें फॉलो करनी है, कंप्लीट थ्योरी मॉड्यूल की फॉलो करनी है, ठीक है। फिर भी कुछ एग्जांपल भी आपको साथ साथ अपन लेते चलेंगे। जैसे बेटा देखो यहाँ पे समझो, आपसे क्वेश्चन यूं कहा गया है, इस तरह कह रहा है कि बेटा इस तरह से ये कोई एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, कोई सर्कुलर लूप गिवन है आपको, सर्कुलर लूप, ठीक है, इसमें यहाँ पे ये इसका एरिया वेक्टर, इस डायरेक्शन का इसका एरिया वेक्टर, ठीक है, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ ना, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड इसकी सरफेस के साथ जो एंगल ड्रॉ कर रहा है, this angle is given as 30 degree, means angle from surface of coil, angle from surface of coil is 30 degree, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी लेंथ है सर्कुलर लूप, इसकी जो सर्क्यूमफेरेंस आपको गिवन है, सर्क्यूमफेरेंस मतलब इसकी जो लेंथ ऑफ दिस लूप है, ये आपको गिवन है, सर्क्यूमफेरेंस इक्वल टू L, ये गिवन है आपको, ठीक है। इसकी रेडियस हो गई R, हमें इसका फाइंड करना है क्रॉसिंग फ्लक्स, ठीक, क्रॉसिंग फ्लक्स फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे क्रॉसिंग फ्लक्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है इसमें, तो यहाँ सब देखिए ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो यहाँ से ये एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये रेडियस हमें गिवन तो नहीं है, इसको चलो अपन R लिखते हैं, रेडियस, दिस रेडियस इज R। तो यहाँ से हम देखें, यहाँ पे आपको जो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है टोटल जो लेंथ है 2 पाई R, समझना सॉल्यूशन, गिवन 2 पाई R, गिवन 2 पाई R जो है ये L के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या जाएगा, R इज इक्वल टू जाएगा L अपॉन 2 पाई, R इज इक्वल टू L अपॉन 2 पाई, ठीक है, L अपॉन 2 पाई ये आ गया। अब बेटा देखो यहाँ पे इसमें अप्लाई करें हम फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे बी ए क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, L अपॉन 2 पाई, ठीक है, L अपॉन 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, बी इंटू एरिया लगा दिया मैंने पाई आर स्क्वायर, एंड थीटा यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना है बेटा, थीटा यहाँ पे गिवन है आपको 60 डिग्री, ये अप्लाई करते हैं 60 डिग्री।
तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, ये आएगा बी, चलो पूरा लेते हैं, बी पाई, ठीक है, ये हो गया एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एंड cos 60 इज हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक पाई से आप पाई कैंसिल कर दो, क्लियर। यहाँ पे क्या जाएगा आंसर, ये ऊपर तो जाएगा यहाँ पे इसके अंदर बी एल स्क्वायर, ये तो है बी एल स्क्वायर, ऊपर बी एल स्क्वायर आएगा, नीचे कितना आएगा 8 पाई बी एल स्क्वायर अपॉन 8 पाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इससे अपन ये फाइंड करते हैं फ्लक्स के बारे में, क्लियर। ये अपन ने सॉल्व किया। चलो एक और एग्जांपल आपको समझाऊं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखें। नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह बच्चों, ये इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस गिवन है, ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस गिवन है, क्लियर। यहाँ बच्चों इस तरह से एक ये रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है इस तरह से, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, चलो मानते स्क्वायर कॉइल है, स्क्वायर कॉइल है, इसकी आपको एवरी साइड गिवन है ए, ठीक है, स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर लूप गिवन है आपको, ये स्क्वायर लूप गिवन है, ठीक है। इसका एरिया कहाँ होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर ये इसका एरिया वेक्टर है। अब हमने यहाँ पे टू फील्ड अप्लाई कर रखे हैं, हमें इन फील्ड की इंफॉर्मेशन गिवन है। एक फील्ड तो हमने अप्लाई कर रखा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक फील्ड अप्लाई कर रखा है मैं इस डायरेक्शन में, टू फील्ड्स अप्लाई कर रखे हैं, ठीक है। इनकी जो वैल्यूज है, इनकी वैल्यूज गिवन है आपको, इस तरह गिवन है B1, ठीक है, और अप्लाई किया अपन ने B2, ये अप्लाई कर रहा है B1 एंड B2 इस तरह अप्लाई कर रखे हैं। आपसे कह रहा है यहाँ पे क्रॉसिंग फ्लक्स, ठीक है, फाई फ्रॉम लूप आपको फाइंड करना है, इस लूप से क्रॉसिंग फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो बेटा यहाँ पे, यहाँ से हमें एक्स वाई जेड एक्स गिवन है, तो उसको आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर अप्लाई कर देंगे अपन ये फॉर्मूला बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा सर हियर सॉल्यूशन अपन देखें, एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या है, एक लूप कैसा बेटा स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है, और डायरेक्शन क्या एरिया वेक्टर की, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप, तो जाएगा ये एरिया, तो क्या ए स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज आई कैप, क्लियर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर मींस ए स्क्वायर इनटू आई कैप। और बेटा आप देखो बी वेक्टर, जो बी वेक्टर आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये है B1 आई कैप एंड B2 जे कैप, B1 आई कैप एंड B2 जे कैप, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करें फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये अप्लाई कर दिया मैंने बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इनका डॉट करोगे तो देखो डॉट क्या है, क्या आएगा आंसर, आई को आई से करते हैं, जे को जे से, तो इसको इससे डॉट करेंगे तो क्या जाएगा B1 ए स्क्वायर, यहाँ पे जे है ही नहीं, इसको साथ करेंगे जीरो आएगा, ठीक है, जीरो मींस क्या आएगा रिजल्ट B1 ए स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा B1 ए स्क्वायर, ठीक है। आईओएस है, मतलब यहाँ पे B2 का यहाँ पे कोई रोल नहीं आया। क्यों रोल नहीं आया, क्योंकि जो B2 मैग्नेटिक फील्ड बेटा उसके पैरेलल जा रहा है, इसके अंदर से लाइन कोई क्रॉस नहीं हो रही B1 की, ठीक है। इसकी सरफेस के अंदर, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन जो क्रॉस हो रही है, वो केवल कौन सी क्रॉस हो रही है, यहाँ पे ये B1 वाली। B2 जो लाइंस है मैग्नेटिक लाइंस, वो तो सरफेस के पैरेलल है, इसके अंदर से क्रॉस नहीं हो रही, तो हमें वही लाइंस देखनी होती है एक्चुअल में जो इसके परपेंडिकुलर अंदर से क्रॉस हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं B1 का यूज है, ठीक है। तो ये तो अपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें फील्ड क्या था बेटा, यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। बट अगर जो यहाँ पे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर हमें ऐसे सॉल्व करना होता है। चलो उसका भी एग्जांपल आपको बता दूं मैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह से रखा आपको, यहाँ पे समझना, यहाँ बेटा एक ये लॉन्ग वायर है, ठीक है, ये एक लॉन्ग वायर है, करंट कैरिंग वायर, जिसमें करंट आपको दे रखी है आई, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर, ठीक है, लेंथ इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, ठीक है। अब आप जानते हो इस वायर की वजह से यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह इनवर्ट फील्ड होगा, ये इनवर्ट फील्ड, ओके। और बेटा बताइए फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म, कैसा है फील्ड, ये फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। क्यों है नॉन यूनिफॉर्म, जैसे बेटा यहां से हम दूर जाते जाएंगे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज, फील्ड कम होता जाएगा, स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। मींस यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, फील्ड यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। और आपसे कह रहा है बेटा यहाँ पे इसमें एक इस तरह से बेटा एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है, ये रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है, जिसकी ये डिस्टेंस आपको गिवन है ए, ये डिस्टेंस ए गिवन है, ठीक है, ये यहां से तक डिस्टेंस ए है, या चलो ये लेंथ, ये डिस्टेंस एल लेते हैं, ये डिस्टेंस आपको गिवन है एल गिवन है, इसकी ये साइड आपको ए गिवन है और ये साइड गिवन है बी, इस तरह से ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेंथ एल, साइड ए एंड बी ये गिवन है। आपको यहाँ पे
इस लूप से क्रॉसिंग फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। 5 फ्रॉम लूप, यहां भी आपको 5 फ्रॉम लूप आपको कैलकुलेट करना है। इस लूप से क्रॉसिंग फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी हमें चेक करनी है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो फील्ड है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस इंक्रीज करने पे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मींस वेरी कर रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे स्मॉल एलिमेंट, जैसे हमने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लेके सॉल्व किया था, उससे क्रॉसिंग फ्लक्स फाइंड किया, फिर उसको इंटीग्रेट किया था, ऐसे ही सेम यहाँ पे हमें चेक करना है। देखिए थोड़ा पहले यहाँ लेंगे हम यूनिफॉर्म, इस तरह लेंगे एलिमेंट, इस तरह से स्मॉल एलिमेंट, ये एक छोटा सा रेक्टेंगल होगा, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, dx, ये लिया मैंने, इसकी लेंथ ली dx एंड यहां से लेंथ ली x। अच्छा ये एलिमेंट मैंने इसी तरह से स्ट्रिप के फॉर्म में क्यों लिया, हॉरिजॉन्टल क्यों लिया, क्योंकि बेटा हमें एलिमेंट इस तरह से लेना पड़ता है कि उस एलिमेंट के एवरी पॉइंट पे फील्ड एक जैसे रहे, ठीक है, सेम होना चाहिए फील्ड एवरी पॉइंट पर। तो यहाँ पे देखिए इसके एवरी पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एवरी पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस क्या है, इक्वल, ठीक है, इसलिए एवरी पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, सेम होगा। अगर अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की फॉर्म में लेते हैं एलिमेंट, तो यहाँ पे एक मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लेते तो यहाँ पे फील्ड अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ अलग है, तो इसलिए हमें देख रहे हैं फील्ड की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मिल रही है, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में स्ट्रिप की फॉर्म में यूज नहीं कर रहे, वर्टिकली यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एवरी पॉइंट पे फील्ड सेम आपको अपने रहा है। अब देखो यहां से पहले हम देखें इस फील्ड से, इससे अपन चेक कर रहे हैं तो समझना बात को कह रहा हूं मैं। देखो इसके अंदर यहां से यहां देखें बेटा, इसमें here b is equal to mu naught I upon 2 pi x. 2 pi x is non uniform, ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए अपन यूज करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। दिस इंप्लाइज यूज इंटीग्रेशन, इसका हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, इसके बिना सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलो अब इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे फ्रॉम एलिमेंट, ठीक है, पहले हम देख रहे हैं फ्रॉम एलिमेंट d phi is equal to जैसे यहां देखा था अपन ने फ्रॉम एलिमेंट d phi is equal to क्या था, b dA cos थीटा, तो b dA cos 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो फील्ड यहाँ पे किधर है, इनवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं, क्रॉस के अकॉर्डिंग, और ये जो आपने सरफेस ली है, ये सरफेस इस प्लेन पे लाई कर रही है, इसका एरिया वेक्टर का होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब एरिया वेक्टर भी इनवर्ड है एंड फील्ड भी इनवर्ड है। हाँ एरिया वेक्टर बच्चों आउटवर्ड भी हो सकता है, इसी को दिक्कत नहीं है, बट एंगल क्या बनेगा, अगर एरिया वेक्टर आप आउटवर्ड ले लोगे, बी वेक्टर तो इनवर्ड है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड ले लोगे तो एंगल कितना आएगा 180, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 180 यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, बस आगे माइनस साइन का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, उससे मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखें जनरली आप 0 डिग्री अपन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो b इज इक्वल टू d मतलब d phi इज इक्वल टू b dA cos 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 0 डिग्री को लिए अपने एरिया वेक्टर को इनवर्ड यूज किया है, b वेक्टर भी इनवर्ड मींस एंगल इज 0 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे b तो ये रहा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x, ठीक है, DA मींस एरिया ऑफ एलिमेंट, इसकी लेंथ कितनी है बेटा dx, जो अपन ने इसकी थिकनेस दी है dx दी है उसकी, और ये लेंथ कितनी है b, थिकनेस तो dx से लेंथ b है, तो एरिया हो जाएगा b इंटू dx, तो b dx, ठीक है, और cos 1 हो गया। इससे बच्चों हम नेट फाइंड करें, नेट आप फाइंड करोगे तो नेट फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आई बी भी है, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई एक्स dx, ठीक है। अब यहाँ जो लिमिट लगानी है, लिमिट कहां से कहां तक आएंगे बेटा, देखो ये जो x है, इस एलिमेंट को अपन इस एंड पे लेते हैं तो x कितना बनता l, और इसी एलिमेंट को अगर अपन राइट एंड पे लेंगे तो लेंथ ऑफ x क्या होगी l प्लस a, ठीक है। तो मिनिमम लिमिट तो l हो गई एंड मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगी l प्लस a, ये मैक्सिमम लिमिट होगी। बस अब उसको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ से म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है, आउटसाइड में आ गए, ठीक है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बेटा log x बेस e, लिमिट इज l टू l प्लस a, ठीक है। बस उसके बाद तो कुछ नहीं हो गया, आ गया रिजल्ट म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, ठीक है, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो तो अपर लिमिट में आ जाएगा, लोअर लिमिट आ जाएगी, ठीक है, log l प्लस a माइनस log l, ठीक है। अब ये log a माइनस log b फॉर्म बन रही है जो कि log a अपॉन b होती है, ठीक है, तो उसको लिख देंगे, ये आ गया इसका आंसर म्यू नॉट
आई बी अपॉन 2 पाई, ठीक है, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, ब्रैकेट में क्या जाएगा यहाँ पे लॉग ऑफ एल प्लस ए अपॉन एल, ठीक है, इस तरह अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ, ज्यादा बच्चों उसको थोड़ा सा और अपन चेंज करना चाहें तो ये देख सकते हैं, देखिए म्यू नॉट आई बी अपॉन पाई, अब ये क्या है 1/2, हम समझना आंसर आ गया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई बार ऑप्शन भी थोड़े से मॉडिफाई करता है और आपको लगता है कि पता नहीं क्या दे दी ऑप्शन, तो ये समझो जैसे यहाँ पे आगे मल्टीप्लायर है ना 1/2, इस 1/2 आगे मल्टीप्लायर को हम लॉग के अंदर ले जाएं तो क्या चल जाता है इसके ऊपर पावर की फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पे अंदर ले गए तो लॉग में ये पावर की फॉर्म में जाएगा, क्या जाएगा ये एल प्लस ए अपॉन एल, पावर क्या हो जाएगी हाफ, पावर हाफ का मतलब क्या होता है रूट, ठीक है, पावर हाफ का लेकर अंदर यहाँ ले गए तो पावर हाफ की फॉर्म में जाएगा। वैसे तो आंसर ये है लेकिन इस फॉर्म में भी लिखा हुआ सकता है, कई बार ऑप्शन के रूप में हाफ लिख दो, पावर हाफ पावर मींस रूट, मतलब यूं भी लिखा हुआ सकता है पावर हाफ ना के यूं कहते रूट की फॉर्म में, ये भी करेक्ट, ये भी गलत नहीं है, लॉग ऑफ रूट एल प्लस ए अपॉन एल, ठीक है, तो इस तरह अपन ये डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो सारी चीजें अपन को दे रखी है, ये पूरी की पूरी थ्योरी मैं आपको इस तरह एज इट इज मिल जाएगा, तो आप ये सारी थ्योरी को एज इट इज रेफर करते हुए चलें। ओके, आई बात समझ में? तो चलो यहां तक तो अपन समझा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? सिंपल लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस पासिंग फ्रॉम एनी सरफेस और एनी फ्रेम इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं अपन ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब देखो ईएमआई यहाँ पे क्या शो कर रहा होता है, ईएमआई के बारे में देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। अब समझना बेटा इसको, ईएमआई यहां से अपना मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, ईएमआई, ठीक है। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समझे इस बात को। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में समझाता है फैराडे साइंटिस्ट ने। फैराडे साइंटिस्ट ने क्या देगा कि जब भी हम कोई कॉइल, एक कॉइल यूज करते हैं और एक यहाँ पे सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, जस्ट लाइक मैग्नेट, ठीक है, ये कोई सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ मान लो सपोज एक कॉइल है, ठीक है, अपन मैग्नेट को अगर अपन सडनली कॉइल की तरफ मूव कराएं या फिर सडनली अवे फ्रॉम कॉइल मूव कराएं, ठीक है, मींस व्हेनेवर एनी रिलेटिव मोशन प्रेजेंट बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, ठीक है, रिलेटिव मोशन मींस दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, या तो ये पास आए या फिर दूर जाए, या फिर ये पास आए या फिर दूर जाए, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस रेगुलरली चेंज हो रही है, तो उस केस में क्या देखते हैं कि जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर बच्चों एक करंट इंड्यूस हो जाती है, ठीक है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस हो जाती है, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। मींस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ईएमआई, ठीक है। सबसे पहले एक समझ आता बेटा ये फैराडे साइंटिस्ट ने, ठीक है, मिस यहाँ पे अब देखो इसको समझाने के लिए क्या लॉ दिए थे ये फैराडे ने, इसने दो लॉज दिए थे, एक तो फर्स्ट लॉ क्या था बताओ, दो लॉ थे, कौन कौन थे, एक तो फर्स्ट लॉ और एक सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में फैराडे ने क्या बताया था कि यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ पे फैराडे ने क्या देखा कि जब हम मैग्नेट को पास लेके जा रहे हैं या दूर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर ऐसी क्या बात हो रही है जिसकी वजह से इसके अंदर यहाँ पे ईएमआई इंडक्शन, मतलब एक तरह से इंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उसका कॉज क्या है। तो उसने ये चीज सोची कि जब मैग्नेट को पास लेके आते हैं तो इससे क्रॉसिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स के मैग्नेटिक लाइंस हैं, मतलब वो क्या होंगी, इंक्रीज, इसको दूर ले जाएंगे तो इसके अंदर से क्रॉसिंग लाइंस क्या होंगी, डिक्रीज। तो इसी तरह से मैग्नेट को पास या दूर लाया जाए तो अंदर से जो क्रॉसिंग लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस में मैग्नेटिक फ्लक्स के, वो कंटिन्यू चेंज होता है, ठीक। उस चेंज होने की वजह से ही, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ही इसके अंदर ईएमआई ऑप्टेन होता है, मींस करंट एंड ईएमएफ इस पे इंड्यूस होते हैं, ठीक है। आई बस में मतलब ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो रहा होता है, और ये फर्स्ट लॉ में इसने ये बताया था। तो ईएमआई में जो फर्स्ट लॉ है, देखिए ईएमआई मींस आप इसका जो लॉ है, लॉ ऑफ फर्स्ट में देखें फैराडेज लॉज, ठीक है, फैराडेज लॉज अपन देखें, फैराडेज लॉज, ठीक है। ईएमआई को एक्सप्लेन किया बेटा फैराडे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया पहले, तो फैराडेज लॉज अपन देखें, फर्स्ट लॉ, ये सारी थ्योरी आपको मॉडल में दे रखी है, आप वहीं से रेफर करना है, यहाँ पे केवल एक शॉर्ट में आप समझें इसको बेटा। फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ यहाँ पे क्या बेटा देखो, फर्स्ट लॉ में इसने क्या बताया था कि यहाँ पे जिसमें क्रॉसिंग फ्लक्स की वैल्यू है, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, क्रॉसिंग फ्लक्स की जो वैल्यू है, या सॉरी जो उसमें इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, वो क्यों इंड्यूस हो रहा है, ड्यू टू क्रॉसिंग फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ईएमएफ ई इन कॉइल, ईएमएफ ई इन कॉइल विल induce
इंड्यूस ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स फ्रॉम लूप। इस लूप से जो क्रॉसिंग फ्लक्स के उसमें चेंज होने की वजह से ही इस कॉइल के अंदर या लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। बात पहले पड़ी, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ था, ठीक है। अब सेकंड लॉ में मतलब फर्स्ट लॉ उसने दिया, इसने समझ गया कि यहाँ पे क्रॉसिंग फ्लक्स की वजह से ही ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब उसने आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ काफी दिनों तक और स्टडी की इस पे कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, उससे चलो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, बट उसकी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू फ्लक्स चेंज पे डिपेंड किस तरह से कर रही है, ठीक है। इसके बारे में उसने फिर आगे कुछ टाइम उसको कंटिन्यू स्टडी किया। उसने देखा कि ऐसा क्या हो रहा है कि फ्लक्स में किस तरह से फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं तो कितना अमाउंट में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मतलब उसके जो एक तरह से थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं उनमें आपस में क्या डिपेंडेंसी है, ठीक है, उसको अपने बताया था उसने सेकंड लॉ में, ठीक है। तो सेकंड लॉ में उसने बताया था जो मैग्नीट्यूड ऑफ ई है मींस ईएमएफ ई, ये जो ईएमएफ ई है, ईएमएफ ई मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल इज proportional to the d phi upon dt, rate of change in flux। rate of change in flux का मतलब क्या बेटा, देखो यहाँ पे जैसे कोई कॉइल है या मैग्नेट है, ठीक है, इसको हम धीरे धीरे पास लेके आ रहे हैं, तो यहाँ से अंदर से क्रॉसिंग जो लाइंस हैं वो धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, तो इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका अमाउंट भी क्या होगा, स्मॉल, ठीक है। अगर मैं इसको रैपिडली पास लेके आऊंगा तो इसके अंदर जो लाइंस हैं वो रैपिडली क्रॉस होंगी, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे जितना हाई रेट से फ्लक्स में वेरिएशन होगा उतना हाई अमाउंट में, उतना हाई मैग्नीट्यूड की फॉर्म में यहाँ पे ई डेवलप होगा, ठीक है। मींस ई इंड्यूस ईएमएफ जो है वो बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है, डी फाई अपॉन डी टी के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये चीज अपन देखी सेकंड लॉ के बारे में, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बेटा उसके बाद आगे फिर आया था साइंटिस्ट, ये तो अपन देखा था फेराडे लॉ, ठीक है। फेराडे लॉ के बाद साइंटिस्ट जो लेंज ने बताया था कि जो अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होता है, मतलब डायरेक्शन की बात करें अपन ने देख लिया इसके अंदर कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया, अब उसकी डायरेक्शन किस तरह से उसको आगे एक्सप्लेन किया था कौन साइंटिस्ट ने, लेंज साइंटिस्ट ने बताया था कि इस कॉइल के अंदर, ठीक है, मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं तो सामने कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरह से इंड्यूस होगा, मतलब ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएगा या एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएगा, किस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होना चाहिए, तो वो बताया था लेंज ने। तो लेंज ने कहा था बेटा जैसे हम उसको मूव कराते हैं तो यहाँ पे इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो ऑलवेज इस तरह से होती है कि वो इसके प्रोडक्शन के कॉजेस का अपोज करती है। मतलब जैसे आप देखें यहाँ पे कॉइल है, ये मैग्नेट है, तो यहाँ पे जैसे मैग्नेट को पास लेके आए, जैसे मान लो बच्चों ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है, ये कौन सा एन पोल, ठीक है। तो यहाँ एन पोल को पास लेके आ रहे हैं, यहाँ से एन पोल को पास लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग फ्लक्स में चेंज हुआ है, ठीक है, या कहीं कहते हैं जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस तरह से इंड्यूस होगा कि यहाँ पे इस एन पोल के पास आने का अपोज करेगा, और अपन जानते हैं बेटा पास आने का अपोज करेगा इट मींस अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल को रिपेल कौन करना चाहिए, नॉर्थ पोल, तो इसलिए यहाँ फ्रंट साइड में मतलब सामने कौन सा पोल बनेगा, एन पोल, मतलब जब इसको हम पास लेके आएंगे तो सामने फ्रंट में एन पोल डेवलप होगा, यही कहते हैं कि इसके बैक साइड में कौन सा पोल बनेगा, एस पोल, क्योंकि आप जानते हैं कॉइल के अंदर भी एन पोल एंड एस पोल होते हैं, कोई करंट कैरिंग कॉइल है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसके अंदर भी एन पोल एस पोल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल लूप था, ठीक है, यहाँ पे अपन ने सडनली नॉर्थ पोल पास लेके आए तो सामने कौन सा पोल बनेगा, एन पोल, ठीक है। और अगर इस एन पोल को अवे मूव कराए तो अब यहां से अब दूर ले जा रहे हैं, तो अब यहां से इस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, ये वाला इस तरह से करंट इंड्यूस होगी या कहते हैं इस तरह से यहाँ पे पोल्स डेवलप होंगे कि यहाँ पे इसके दूर जाने का अपोज करेंगे, तो नॉर्थ पोल के दूर जाने का अपोज करेंगे वाले इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट कौन करते हैं बेटा, अपोजिट पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल यहाँ पे अवे ले जा रहे हैं नॉर्थ पोल को, तो यहाँ पे क्या कौन सा पोल डेवलप होगा, साउथ पोल, ठीक है। ये चीज बताई थी इसने, ठीक है। इसको हम डायरेक्शन फॉर्म में अपन देख रहे हैं, तो देखिए लेंज लॉ, तो यहाँ पे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग देखें, जो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होता है यहाँ पे डायरेक्शन, ठीक है, जो डायरेक्शन होती है यहाँ पे ये होती है मतलब E इज इक्वल टू अप्लाई करते हैं माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, ये माइनस साइन किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन को, ठीक है, ये माइनस साइन डायरेक्शन को ही इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहां से अपन देखें मैग्नीट्यूड कितना जगह मैग्नीट्यूड मतलब इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है E इक्वल टू, मैं मोड ऑफ E इक्वल टू
डी फाइव अपॉन डी टी, ठीक है, मॉड ऑफ ई इज इक्वल डी फाइव अपॉन डी माइनस साइन डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ये बता रहा है इसमें, ठीक है। क्या मतलब इसका, देखो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको समझाया मैंने, इस तरह समझना बात को। यहाँ पे ये मैग्नेट है, ये कोई कॉइल है, यहाँ पे जैसा आपसे मैं कह रहा हूँ कि इस तरह बेटा, यहाँ पे ये कोई एन पोल है, ये एस पोल है, ठीक है। यहाँ पे एक करंट कैरिंग लूप है, कोई कॉइल है, यहाँ से हम इसको इस तरफ मूव करा रहे हैं, इस तरफ, इस डायरेक्शन मूव करा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन मूव करा रहे हैं, तो मूव कराने पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये कौन सा पोल डेवलप हुआ है, एन है ना बेटा, यहाँ पे इसको पास लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे सामने कौन सा पोल डेवलप होगा, एन, तो यहाँ पे इस जगह एन लिख दो। एन लिखकर यहाँ पे इसके बोथ साइड एरो अप्लाई कर देंगे, एरो, तो इससे पता चल जाएगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, मतलब इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से करंट इंड्यूस होगी, ये इंड्यूस करंट है ये, ठीक है। इस तरह करंट यहाँ पे इसमें इंड्यूस हो रही है इस डायरेक्शन में। इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसके अंदर, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है कुछ इस तरह से इंड्यूस होगा, ईएमएफ इस तरह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ई इंड्यूस, ठीक है। इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस, इस तरह से यहाँ पे इंड्यूस होगा करंट, ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा कि करंट किस तरफ फ्लो कराएगा बेटा, यहाँ से अपन देख रहे हैं तो हमें करंट जो दिख रही है ये ऐसे दिख रही है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। आई बस में ऐसे बच्चों, एन पोल को अगर मैं अवे मूव कराता यहाँ पे, ठीक है, ये एन पोल है, इस एन पोल को हम अवे मूव कराएंगे इस तरह से, तो अवे मूव कराने पर अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा करंट का, ये तो एन पोल को अवे मूव करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पोल डेवलप होना चाहिए, एस पोल। तो यहाँ समझाया मैंने आपको, एन पोल को लेके आए पास में, तो सामने एन पोल डेवलप हुआ है, मतलब फ्रंट साइड में तो एन पोल और बैक साइड में कौन सा होगा, एस पोल, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से एन पोल को अवे मूव करा रहा हूं, तो यहाँ पे फ्रंट साइड में तो एस पोल आएगा, बैक साइड में एन पोल आएगा, तो फ्रंट साइड में एन पोल है। अच्छा, फ्रंट साइड बैक साइड का पता कैसे चले बेटा, देखो यहाँ से हमने लाइन ऐसे ड्रॉ की, समझो बात को, यहाँ से मैं लाइन इस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह से ये, इसका मतलब होता है, मतलब जहां तक अपने लाइन ड्रॉ किया इसका मतलब उस साइड से अपन देख रहे हैं, इस तरफ से मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं की, ठीक है, लाइन ड्रॉ नहीं करी, इसका मतलब इधर से हम देख नहीं रहे, हम किधर देख रहे हैं, इस साइड से, जिस तरह हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखी है हम उस साइड से व्यू कर रहे हैं, ठीक है, और जिधर ड्रॉ नहीं करी हम उस साइड से व्यू नहीं कर रहे, तो इस साइड से हम व्यू कर रहे हैं, तो इस तरफ इस एस पोल है, तो आप एस लिख दो, ठीक है, उस पे एरो अप्लाई कर दो, मतलब करंट जो इसमें इंड्यूस हो रही है कुछ इस डायरेक्शन करंट इंड्यूस होगी, आई, ठीक है, आई यहाँ पे इस तरह से इंड्यूस होगी, इसका मतलब यहाँ पे जो ईएफ इंड्यूस हुआ है, इस इंड्यूस ईएफ की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएफ होगी, ये माइनस ये प्लस के अकॉर्डिंग, ये ईएफ यहाँ पे इसमें इस तरह से इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, बात पहले पड़ी। तो ये चीज अपन समझते हैं लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, ओके। ये तो मैंने एन पोल को पास लेके गया, दूर ले गया, ऐसे ही बेटा अगर अपन इस एन की जगह मान लो एस पोल होता है इधर और इधर एन पोल होता है, एस पोल को हम पास लेके आते हैं, मान लो इधर एस पोल है, सपोज ये एस पोल है, हम एस पोल को पास लेके आ रहे हैं, तो सामने बनेगा एस पोल, बैक साइड में एन पोल, सेम टू सेम ऐसे यहां भी समझ सकते हैं अपन, अगर सपोज ये एस पोल और ये एन पोल है, हम इस एस पोल को अवे मूव करा रहे हैं, तो सामने कौन सा डेवलप होगा, एन पोल डेवलप होगा, ठीक है, और बैक साइड में यहाँ पे एस पोल, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को आप समझ सकते हैं, क्लियर। तो ये चीज अपन ने समझी किसमें, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। और जो लेंज लॉ है इट इज बेस्ड ऑन, ये लेंज लॉ है बेटा किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड है, ये ध्यान रखो, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, इस पे हल्का सा हिंट आपको दूं मैं, समझो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे किस तरह बेस्ड है। देखो बेटा इसमें होता है कि एक्चुअल में यहाँ पे नॉर्थ पोल को, जैसे हम यहाँ पे इसमें देखें, नॉर्थ पोल को हम पास लेके आ रहे हैं, ठीक है, पास लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे सामने कौन सा पोल बन रहा है, एन पोल, ठीक है, सामने एन पोल बन रहा है, ठीक है, एन पोल क्या होगा, हमारे इस नॉर्थ पोल के पास आने का अपोज करेगा, ठीक है, यहाँ पे एन पोल डेवलप हुआ है, ठीक है, एन पोल को हम पास लेके आ रहे हैं, सामने एन पोल डेवलप हो रहा है, तो उसको पास आने का अपोज होगा, ठीक है, मतलब मुझको मैग्नेट को पास लाने में जोर आएगा, इसको मैंने फिक्स कर रखा, मान लो इसको मैंने किसी वॉल पे फिक्स कर रखा है, इसको पकड़ के पास लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पे सामने जो पोल है और जो मेरा कमिंग पोल है दोनों एक दूसरे अपोजिट है, तो पास लाने में जोर आएगा तो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, और हम जानते हैं वर्क इज ए टाइप ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है, तो जब हम उसको पास ला रहे हैं तो हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, मतलब डिस्ट्रॉय हो रही है, और हम जानते हैं डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है, ये किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो जब उसको पास लेके आए तो हमने जो वर्क डन किया है वही वर्क डन मींस वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई वो एनर्जी, ठीक है, मींस यहाँ पे जो एनर्जी डेवलप हुई है वो करंट की फॉर्म में डेवलप हुई है, ठीक है,
यहाँ पे, इसलिए करंट यहाँ पे ऑप्टेन हुई आपको। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं जो हमने इसको वर्क डन कराया है इसको मूव कराने में, वही वर्क डन यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आपको ऑप्टेन हुआ है। ठीक है, तो ये समझते हैं इट्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब बच्चों इस पे बेस्ड कई सारे एग्जांपल्स आपको मॉड्यूल के अंदर मिल जाएंगे, तो वो भी अपन देख लेंगे। इसके अंदर देखिए एक दो चीज और अपन देखें, यहाँ देखो बेटा यहाँ पे इसके अंदर इसमें ईएमएफ, जब हम इस मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं ना इसके मैग्नेट को कॉइल के, तो ईएमएफ तो ई तो इंड्यूस होगा ही होगा, बट करंट कब इंड्यूस होती है ध्यान रखें। ठीक है, करंट की जो वैल्यू है आई, ये तो अपन ने देखा E इक्वल टू क्या होता है d∅dt। ठीक है, यहां तक हो इफ लूप इज क्लोज्ड, लूप बच्चों का क्लोज फॉर्म में है, लूप इज क्लोज एंड इट्स रेजिस्टेंस इज R, then I will also induce, मतलब current will also induce current, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एंड I इक्वल टू होता है I इक्वल टू E अपॉन R के इक्वल। इंड्यूस करंट की वैल्यू I इक्वल टू क्या होता है E अपॉन R, तो यहां से E अपॉन R कर देंगे तो -1 अपॉन R d∅ अपॉन dt। ठीक है, -1 अपॉन R d∅ अपॉन dt ये होता है। हाँ, अगर यहाँ पे ये क्लोज होना जरूरी है बेटा, लूप इज क्लोज्ड, अगर लूप ओपन है तो करंट इंड्यूस नहीं होगी। मतलब बेटा इस तरह से, जैसे यहाँ पे आपने कोई कॉइल बनाई है और ये कॉइल इस तरह से ओपन है, ठीक है, मतलब यहाँ से कट लग रहा है, इसमें कट लगा हुआ है, ओपन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको मैग्नेट को मूव कराओगे इसमें इस तरह से N, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इसको पास मूव कराएंगे ना इस तरह से बेटा, यहाँ पे E तो इंड्यूस होगा। ठीक है, E इंड्यूस E की वैल्यू बेटा नॉट इक्वल टू 0 है, बट I इक्वल टू क्या होगा 0, इंड्यूस I इक्वल टू 0। क्यों होगा 0 इंड्यूस, मतलब कॉपर कॉइल है मान लो, ठीक है, कॉपर कॉइल मतलब एक कॉपर कॉइल है, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है कॉपर कॉइल। ठीक है, I इक्वल टू क्या है 0 है। क्यों 0, क्योंकि बेटा यहाँ पे पाथ ओपन है, ओपन पाथ में कभी करंट फ्लो नहीं होती, करंट फ्लो होने के लिए हमेशा एक क्लोज पाथ चाहिए होता है। ठीक है, और ये लूप कैसा ओपन, इसलिए करंट 0 होगी। ठीक है, बिकॉज करंट कैन नॉट ऑब्टेन इन ओपन पाथ। ठीक है, ये आ जाएगा रिजल्ट। बात पल्ले पड़ी। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर आप मॉड्यूल के अंदर देखोगे ना, इसके अंदर साथ साथ आप पढ़ेंगे तो मॉड्यूल के अंदर 2-3 चीजें समझा रखी है, इसको आपको वैसे हिंट पे देखो। मॉड्यूल को आप देखिए इसके अंदर बेटा, मॉड्यूल के अंदर इसमें जैसे आपको नॉलेज बूस्टर वाला एक पॉइंट समझा रखा है, नॉलेज बूस्टर, उसमें समझ सकते हैं। देखो फर्स्ट डायग्राम में 3 कॉइल्स मैग्नेट दिखा रखे हैं इसके अंदर, देखो आप खोल के, तो उसके अंदर बेटा जो नॉलेज बूस्टर है इसके अंदर एक कॉपर कॉइल, एक जर्मेनियम कॉइल और एक प्लास्टिक कॉइल है। ठीक, कॉपर कंडक्टिंग मटेरियल है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, एंड प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है। ठीक है, दोनों में साइज सेम है कॉइल की। ठीक है, दोनों में साइज सेम है। ई की जो वैल्यू होती है, समझना, ई की जो वैल्यू बेटा ई की वैल्यू क्या होती है d∅ अपॉन dt, इट इज नॉट डिपेंड ऑन R, मतलब नेचर ऑफ कॉइल। E इज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कॉइल, E केवल नेचर ऑफ कॉइल पे डिपेंड नहीं करती, मींस रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है, केवल फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स रेट पे। ठीक है, इस पे डिपेंड कर रही है, क्लियर, नेचर ऑफ कॉइल पे डिपेंड नहीं करती। तीनों में नेचर सेम है, ठीक है, नेचर सॉरी अलग अलग है, इसलिए ई पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ई तो नेचर पे डिपेंड करता नहीं है, तो ई तो सेम ही आएगा तीनों में, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3। बट रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस कॉपर है, कॉपर का रेजिस्टेंस सबसे स्मॉल होता है, इसलिए करंट सबसे ज्यादा होगी कॉपर के अंदर। ठीक है, तो वही है। अब बेटा सेकंड कॉइल के अंदर देखो, सेकंड कॉइल में वेलोसिटी पे डिपेंडेंट चीज समझा रखी है। तीनों में कॉइल कॉपर कॉइल है, तीनों में कॉपर कॉइल आपको शो कर रखी है, तीनों कॉपर कॉइल है। ठीक है, कॉपर कॉइल केस में क्या होगा, कॉपर कॉइल, तीनों कॉपर कॉइल है। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम में कॉइल रेस्ट में है, मैग्नेट को मूव करा रहे विद वेलोसिटी v। सेकंड केस में मैग्नेट रेस्ट में, कॉइल को मूव करा रहे हैं विद वेलोसिटी v, और थर्ड केस में दोनों को मूव करा रहे हैं v/2 वेलोसिटी से। तो देखो तीनों डायग्राम में रिलेटिव वेलोसिटी सेम है, v, तीनों केस में रिलेटिव वेलोसिटी सेम है, इसलिए तीनों केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी सेम आई। क्यों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी सेम है तो सेम रेट से फ्लक्स में चेंज होगा, मतलब d∅ अपॉन dt क्या मिलेगा, सेम, तो सेम स्पीड से दोनों पास आ रहे हैं तीनों केस में। ठीक है, तो इस केस में सेम स्पीड से पास आ रहे हैं तो d∅ अपॉन dt सेम होगा। अब d∅ अपॉन dt सेम है तो इसलिए इंड्यूस ईएमएफ सेम आएंगे तीनों में। ठीक है, ये बात है, और करंट भी अपने आप सेम हो जाएगी फिर तो। खैर उसके बच्चों फिर तो यहाँ पे इसके अंदर अब अगर हम कॉइल को रोटेट कराएं तो नेक्स्ट अपन समझ लें, इसमें नेक्स्ट एग्जांपल में देखो
इस तरह से अगर बेटा ये कॉइल है, इस तरह से ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट N, और यहाँ पे कोई कॉइल है, ठीक है। अगर आप इस मैग्नेट को हम इसको इस तरह रोटेट करा रहे हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रोटेट करा रहे हैं, मतलब ना तो पास ला रहे हैं ना दूर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो समझना बेटा, ये मैग्नेट की लाइंस है, इस तरह से होगी मैग्नेटिक लाइंस। अपन जानते हैं बेटा मैग्नेटिक लाइंस हमेशा N से इमर्ज होती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। ये मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ दिस मैग्नेट, ये इस तरह से यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को अपन शो करा मैग्नेटिक लाइंस को, इस तरह मैग्नेटिक लाइंस है। अब यहाँ से आप इसको रोटेट करोगे इस तरह से, इस एक्सिस के अबाउट, सेल्फ एक्सिस अबाउट रोटेट करेंगे, तो रोटेशन से जो मैग्नेटिक लाइंस जो क्रॉस हो रही हैं वो ना तो इंक्रीज होंगी ना डिक्रीज होंगी, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं बेटा, तो ये मैग्नेट है, यहाँ कॉइल है, इसको हम इस तरह से रोटेट करा रहे हैं, इस तरह से, इस तरह रोटेट करा रहे हैं। तो इसके अंदर से लाइंस जो क्रॉस हो रही हैं, जैसे इसमें देखा है इसकी 2 लाइंस क्रॉस हो रही हैं, तो हमेशा 2 ही बनी रहेंगी, ठीक है। पास लाते तो 3 4 मतलब इंक्रीज होती, दूर ले आते तो डिक्रीज होती, लेकिन फिक्स पोजीशन पे इसको हम यू रोटेट कर रहे हैं इस तरह से, तो इसमें से नंबर ऑफ लाइंस हमेशा फिक्स बनी हुई है, ठीक है। तो फ्लक्स फिक्स है, तो फ्लक्स फिक्स है, तो d phi अपॉन dt कितना होगा, 0, ठीक है। फ्लक्स कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशियल क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इस केस में यहाँ बेटा phi कांस्टेंट है, phi कांस्टेंट है, इसलिए बेटा d phi अपॉन dt क्या हो जाएगा, 0। d phi अपॉन dt 0, तो इसमें e की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, एंड I इज इक्वल टू E अपॉन R से ये I भी क्या हो जाएगा, 0, मतलब कोई करंट इसके अंदर इंड्यूस नहीं होगी, ठीक है, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी। अब देखिए इसके अंदर उसका नेक्स्ट डायग्राम में आपको समझा रखा है कि कॉइल को हम इस तरह से, ये मैग्नेट है, इसको हम कुछ इस तरह रोटेट कर रहे हैं, ये N और ये S, यहाँ पे कोई कॉइल है, ठीक है, ये डायग्राम है। अब इसको हम कुछ इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ओमेगा से इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट अगर आप रोटेट करोगे ना, तो बेटा यहाँ से जो नंबर ऑफ लाइंस हैं अभी इस सिचुएशन में, तो यहाँ पे मैक्सिमम लाइंस क्रॉस होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मान लो कॉइल, इस प्लेन में कॉइल लाई कर रही है और ये मैग्नेट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस पोजीशन पे तो मैक्सिमम लाइन क्रॉस होंगी, बट इसको घुमाते आएंगे इस पोजीशन में लेके आएंगे, तो इस कॉइल के अंदर से क्रॉसिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट इस तरह से दोनों पैरेलल हो गए, तो इससे कोई लाइंस क्रॉस नहीं होगी। फिर इसको घुमाते घुमाते लेके आएंगे, तो अब यहाँ पे जो लाइंस होंगी अपोजिट डायरेक्शन होगी, पहले यहाँ पे इनवर्ट थी इसमें से, अब यहाँ से क्या होंगी, आउटवर्ड, तो ये इस पोजीशन में आ गया है। फिर यहाँ घूमते घूमते इस पोजीशन में आएगा, तो वापस क्या हो जाएंगी, 0, फिर वापस इस पोजीशन में आएंगी, तो वापस वही इनिशियल सिचुएशन आ जाएगी, मतलब 1 रोटेशन में वापस इनिशियल सिचुएशन आ जाएगी। क्या मतलब है कि यहाँ पे इसके अंदर से क्रॉसिंग फ्लक्स के वो वेरी कर रहा है, किस तरह वेरी कर रहा है, पीरियोडिकली 1 रोटेशन में वापस अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, ठीक है, पीरियोडिकली, मतलब एक साइन थीटा फंक्शन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, साइन थीटा पीरियोडिक फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरह अपन देख रहे हैं यहाँ पे से क्रॉसिंग फ्लक्स क्या होगा, कंटिन्यू चेंज हो रहा है, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके अंदर फ्लक्स पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, तो ई की वैल्यू भी क्या होगी, पीरियोडिकली चेंज होगी, ठीक है। साइन या कॉस के अकॉर्डिंग अपन समझते हैं, तो फाई का फॉर्मूला देखो, फाई इज इक्वल टू, हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू फाई नॉट, यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज हो रहा है पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, फाई इज इक्वल टू फाई नॉट कॉस थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। थीटा मतलब क्रॉसिंग फ्लक्स और एरिया वेक्टर जो एंगल है बी वेक्टर कंटिन्यू चेंज होगा, तो फाई इज इक्वल टू फाई नॉट कॉस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ई मतलब पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, पीरियोडिकली चेंज, ठीक है, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर इसलिए इसके अंदर पता यहाँ पे ई एंड आई जो है, ई एंड आई जो है, ई एंड आई ये भी पीरियोडिकली चेंज होंगे, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंशियल कर दोगे, तो यहाँ से इनकी वैल्यू क्या आएगी, डी ई नॉट, कॉस का डिफरेंस क्या बन जाता है, साइन की फॉर्म बन जाता है, तो ये साइन थीटा, ठीक है, ई नॉट साइन थीटा, या कहते हैं यहाँ पे आई नॉट साइन थीटा, इसकी फॉर्म में ये आपको ऑप्टेन होंगे, ई नॉट साइन ऑफ थीटा और आई नॉट साइन थीटा की फॉर्म में पीरियोडिकली चेंज होंगे इस तरह से, ठीक है। ये चीज अपन देखी इसके अंदर, ठीक है। अब बेटा इसमें कुछ सॉल्व एग्जांपल आपको दे रखे हैं, ठीक है, एग्जांपल दो इसके अंदर, सॉल्व एग्जांपल में 1-2 एग्जांपल शॉर्ट में समझा दूं आपको मैं, यहाँ पे जैसे कि इस तरह से, यहाँ पे इसमें बस एग्जांपल अपन देखते हैं, थ्योरी सिंपल थ्योरेटिकल टाइप एग्जांपल्स के अंदर दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल क्या, कॉइल इज प्लेस्ड इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल शोन फिगर, फाइंड ईएफ। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर आपसे कह रहा है कि इस तरह से ये कोई कॉइल है, समझना, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और कोई कॉइल है इस तरह रखी हुई कॉइल, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, ठीक है, एरिया वेक्टर इस तरह से है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। आपसे कह रहा है इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फिक्स है, कांस्टेंट है, और ये एरिया भी फिक्स्ड है, मतलब कांस्टेंट है, तो से क्रॉसिंग फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक होगी, सॉरी यहाँ पे इसमें
एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, तो कितना आएगा बेटा 0, जो कि क्या आएगा हमेशा कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं फाई की वैल्यू 0 है, हमेशा 0 बनी रहेगी, मतलब कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, ठीक है, कांस्टेंट के लो या फिक्स्ड के लो, फिक्स्ड, तो इसलिए यहां पे E इक्वल टू क्या जाएगा डी फाई अपॉन डी टी करेंगे तो 0 आ जाएगा। सेम ऐसे बेटा अगर मान लो यहाँ पे एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर इधर को ना होके, मतलब जो लूप है, ये लूप अभी तो एग्जांपल में ऐसे रख दिया अपन ने, नेक्स्ट एग्जांपल में जो लूप ऐसे ना होके मान लीजिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखा होता, ठीक है, मतलब ये लूप ऐसा ना होके मान लो इस तरह रखा होता। एक और एग्जांपल समझा दो, जो ये देखिए यहाँ पे अगर ये लूप मान लो ऐसा ना होके यूं रखा होता, इस तरह से, ऐसे रखा होता, इस तरह से, इस तरह रखा होता, इसका एरिया वेक्टर होता इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। अब आप इस सिचुएशन में क्रॉसिंग फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो क्रॉसिंग फ्लक्स तो कितना आएगा, अब ये 0 डिग्री ले लेंगे, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पुट करेंगे तो cos 0 की क्या होती है मैक्सिमम, मतलब 1 होती है, तो क्या बनेगा BA, क्या बनेगा बेटा BA, cos 0 डिग्री और ये क्या वैल्यू BA हो जाएगी, ठीक है। और ये भी क्या बेटा फिक्स्ड है, क्योंकि वेरी नहीं करा, यहाँ पे कोई भी चीज वेरी नहीं कर रही, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, एरिया फिक्स है, एंगल फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। फाई तो क्या है फिक्स मैक्सिमम, इससे पहले वाले केस में फाई क्या था 0, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम, लेकिन अभी भी इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना बनेगा 0, क्यों बनेगा 0, बिकॉज डी फाई अपॉन डी टी तो क्या आएगा 0, क्यों आएगा 0, क्योंकि फाई इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, फाई मैक्सिमम है बट वो है तो कांस्टेंट, वेरी तो कर नहीं रहा, वेरी करेगा तभी तो ईएफ इंड्यूस होगा, वेरी तो कर नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे ई कितना बनेगा 0, ठीक है। तो ये चीज अपन देखी इसके अंदर, बात पहले पढ़ी तो ये अपन है, ये देखा। अब इसके अंदर अपन कुछ पढ़ते हैं इसमें इंड्यूस क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है। अब देखो इंड्यूस क्वांटिटीज, अब देखो तो इंड्यूस क्वांटिटी मींस कौन कौन सी क्वांटिटीज बच्चों यहाँ पे कॉइल के अंदर इंड्यूस हो सकती है, वो चीज अपन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इंड्यूस क्वांटिटीज, इंड्यूस्ड क्वांटिटीज, इंड्यूस्ड क्वांटिटीज, देखो फर्स्ट तो क्या बेटा यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई क्या होता है बेटा, ई इज इक्वल टू, ठीक है, ई इज इक्वल टू हम लिखते हैं माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ओके, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी, हम कहते हैं माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ स्लोप, स्लोप ऑफ फाई टी ग्राफ, ठीक है, डी फाई अपॉन डी में स्लोप की हेल्प से फाइंड, मतलब कोई ग्राफ गिवन है तो स्लोप फाइंड करके, फाई वर्सेस टी ग्राफ गिवन है तो हम स्लोप फाइंड करके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ई एवरेज फाइंड करना है, एवरेज, एवरेज वैल्यू, तो क्या जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, या कहते हैं माइनस ऑफ चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन, इससे निकल जाएगा ई एवरेज। सेकंड अपन देखें बेटा करंट, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट क्या होती है, I इज इक्वल टू E अपॉन आर, I इज इक्वल टू E अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम कनेक्टेड विद R, ठीक है। R के साथ जो नेट रेजिस्टेंस कनेक्ट, मतलब जो R जो कार जो कॉइल है, आर कॉइल का जो सिस्टम है उसका नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल सिस्टम, नेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल सिस्टम, ठीक, कॉइल सिस्टम का जो नेट रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे आर। अब यहाँ पे इस ई की वैल्यू पुट कर दें तो जाएगा -1 अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी, ये क्या हुई इंड्यूस करंट, ठीक है। और अगर आपसे पूछे एवरेज इंड्यूस करंट क्या होगी, तो एवरेज इंड्यूस करंट के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे डी की जगह डेल लगा दो, मींस -1 अपॉन आर डेल फाई अपॉन डेल टी, यही कह सकते हैं -1 अपॉन आर डेल फाई अपॉन डेल टी मींस चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। क्या मतलब इसका, देखिए चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन, जैसे ई एवरेज फाइंड करना है आपको, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन, जैसे मान लो यहाँ कॉइल है, ये मैग्नेट है, ये इनिशियल सिचुएशन है, यहाँ पे आपने इसको रखा हुआ है, यहाँ पे इसमें क्रॉसिंग फ्लक्स की वैल्यू मान लो, जो लाइंस क्रॉस हो रही हैं, यहाँ से लाइन क्रॉस हो रही है 10 वेबर, ठीक है, इसको उठा के मैं यहाँ पे लेके आ गया यहाँ तक, ठीक है, मुझे लगे मान लो 2 सेकंड लगे, और यहाँ से अब क्रॉस हो रही है इसके अंदर 30 वेबर, यहाँ 10 वेबर, यहाँ से 30 वेबर, और यहाँ से तक लाने का टाइम टेकन कितना है 2,
सेकंड। तो यहां से ई एवरेज का हो जाएगा यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स, तो कितना हो गया बेटा 30 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 20, और आगे माइनस साइन लग रहा है, डिवाइड बाई 2 करेंगे मींस माइनस 10। ठीक है, तो ई का अगर मैग्नीट्यूड अगर अपन देखें तो मैग्नीट्यूड कितना बनेगा 10, तो ई एवरेज क्या हो गया यहाँ पे 10 वोल्ट या माइनस 10 वोल्ट, तो वोल्ट ठीक है, माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना बना 10 वोल्ट। अब यहाँ पे ये क्या निकल के आया, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन दिस कॉइल कितना है 10 वोल्ट। अब यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस अगर आपको R गिवन है, जैसे मान लो 5 ओम गिवन है, इस पर सिस्टम का रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो डिवाइड बाय R कर देंगे। ठीक है, यहाँ डिवाइड बाय R कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज करंट। मींस इसको यहां से लेकर यहां तक शिफ्ट किया ना आपने, तो इस कॉइल से जो फ्लक्स क्रॉस हुआ, क्रॉसिंग फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन फाइंड कर लेंगे, वो तो क्या हो गया एवरेज ईएमएफ, उसमें डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस का, तो क्या मिल जाएगा एवरेज इंड्यूस करंट। ठीक है, तो 5 ओम से डिवाइड कर दो 2 एम्पियर एवरेज करंट आ जाएगी, ऐसे अपन समझ रहे हैं इसको। ठीक है, आई एवरेज। फिर अपन देखें बेटा थर्ड, इंड्यूस ईएमएफ हो गया, इंड्यूस करंट अपन ने फाइंड कर ली। ठीक है, अब यहां से हम देखें इंड्यूस चार्ज के बारे में। ठीक है, इंड्यूस चार्ज, ठीक है, इंड्यूस चार्ज को अपन यहां से dq से रिप्रेजेंट करते हैं, dq इंड्यूस चार्ज dq कैसे, देखिए बेटा अब यहां से अपन ने जो आई वैल्यू फाइंड की थी, आई को अपन यहां लिखते हैं dq अपॉन dt, ये की बात है, आई इज इक्वल और dq अपॉन dt इज इक्वल टू, ये अपन लिखा है यहाँ पे -1 अपॉन r d5 अपॉन dt। ठीक है, तो ऐसा अगर मैं dt से dt कैंसिल कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये dq इज इक्वल टू -1 अपॉन r d5 को हम क्या लिख देंगे 5 to -5 ये क्या आ गया इंड्यूस चार्ज। ठीक है, मींस 5 to -5 मतलब चेंज इन फ्लक्स में डिवाइड किससे करना है, रेजिस्टेंस से, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको इंड्यूस चार्ज। मैं सभी आपको समझा मैंने, यहां से कॉइल को हम यहां तक लेके आए 2 सेकंड में, यहां तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्रॉसिंग फ्लक्स यहां से यहां तक लेके आए 2 सेकंड में, यहां से यहां तक आप तो 10 सेकंड में लेके आते ना, तो अभी क्रॉसिंग फ्लक्स तो वही रहता। जैसे मान लो यहाँ पे इस पोजीशन में 10 वेबर है, इस पोजीशन में 30 वेबर है क्रॉसिंग फ्लक्स, तो यहां से आप यहाँ पे जल्दी से लेके आओ चाहे धीरे धीरे लेके आओ, तो इस सिचुएशन एंड से इस सिचुएशन तक पहुंचने में जो क्रॉसिंग फ्लक्स में चेंज आएगा वो कितना आएगा 20 वेबर ही आएगा। तो कहने मतलब बेटा यहाँ पे है कि 5 to -5 यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, आर की वैल्यू भी फिक्स है, तो डी की वैल्यू भी क्या होगी फिक्स। मतलब यहाँ पे जो टाइम टेकर है क्रॉसिंग जो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू है, इट इज नॉट डिपेंड ऑन टाइम टेकन, मतलब यहाँ पे केवल किस पे डिपेंड कर रही है, चेंज इन फ्लक्स एंड नेचर ऑफ कॉइल पे, कितने टाइम में फ्लक्स चेंज हुआ है डजंट मैटर। ठीक है, मतलब आपने कॉइल को रैपिडली मूव कराया या स्लोली मूव करा रहे हो, ठीक है, उससे इंड्यूस चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल जो पोजीशंस हैं वो अगर सेम है, ठीक है, मतलब क्रॉसिंग चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। ये देख लिया अपन ने। अब बच्चों इस कॉइल के अंदर क्या हुई, करंट इंड्यूस हुई है, तो उसके अंदर हीट भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि किसी भी कॉइल के अंदर लूप के अंदर हम जानते हैं किसी रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो रही होती है, तो उस पर हीट भी डेवलप होती है, तो हीट भी डेवलप होती है, तो वही अपन फाइंड करते हैं डेवलप्ड हीट या कहते हैं इंड्यूस हीट। ठीक है, तो यहाँ सब देखें, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट अपन देख लें, इंड्यूस हीट। तो बेटा इंड्यूस हीट अपन देखें कैसे फाइंड कर लेंगे, इंड्यूस हीट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हेल्प से, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी हेल्प से अपन क्या फाइंड कर लेंगे, इंड्यूस हीट। यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं E अपॉन आर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ E अपॉन आर होल स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, इससे क्या मिल जाएगा आपको, इंड्यूस हीट। ठीक है, इस तरह अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं सभी अमाउंट को। अब आई बात समझो, ये तो अपन ने सारी इंड्यूस क्वांटिटीज अपन ने चेक की। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इनको अपन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अपन लिखेंगे नहीं, यहाँ पे आपको जो मॉड्यूल दे रखा है हम उन्हीं के एग्जांपल्स को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उसी को आप समझाता हूं मैं। चलो मॉड्यूल खोलिए बच्चों। मॉड्यूल के अंदर अपन देखें, यहाँ पे इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 6 तो सिंपल सा है, 7 सिंपल है, एग्जाम्पल नंबर 8 अपन देखते हैं। 6 7 आप कर लो, सिंपल है, एग्जाम्पल हो जाएंगे। 6 में बट ये दे रखा है, यहाँ पे देखो 5 को दे रखी है 2t स्क्वायर। चलो हल्का समझा दूं, 5 इक्वल टू आप गिवन है, इसमें देखो 5 इक्वल टू गिवन है 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको 5 की वैल्यू। ठीक है, आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो लूप है,
ठीक है। ये कॉइल जो है इसका रेजिस्टेंस गिवन है आर, आर आपको गिवन है कितना गिवन है 0.5 ओम, ठीक है। एंड जो ये कॉइल है बेटा ये ओपन कॉइल है, ठीक है, ओपन कॉइल, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे आपको I की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, एंड E की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो एट t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 3 E एंड I आपको कैलकुलेट करना है, इंड्यूस E एंड I आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है बेटा 6, सॉल्व एग्जाम्पल 6 दे रखा है मॉड्यूल का, ये इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो पहले देखो E तो अपन फाइंड कर लेंगे कैसे, E फाइंड कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, माइनस d5/dt के हेल्प से, माइनस d5/dt आप यूज करोगे तो क्या आएगा माइनस d5/dt, माइनस इसका करें डिफरेंशिएशन कितना आएगा 4t, इसका आएगा -4, इसका जाएगा 0, 1 का 0 हो जाएगा, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 4t -4t प्लस 4, -4t प्लस 4, ठीक है। अब हमसे t इक्वल टू 3 पे पूछा है, तो t इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो t इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो एट t इक्वल टू 3, तो t इक्वल टू 3 पे E इक्वल टू -4, 3 प्लस 4, तो -12 प्लस 4 दैट इज -8 वोल्ट, ठीक है। E इक्वल टू क्या गया -8 वोल्ट, या चाहो तो इसका अगर अपन मोड ले लें तो कितना हो गया ये 8 वोल्ट, ठीक है। यह क्या E। अब आप जानते हो E इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है E अपॉन R, E अपॉन R के लिए मोड ऑफ E अपॉन R के लिए दोनों ही सही है, ठीक है। अब यहां से I अपॉन फाइंड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अब I अपॉन फाइंड करें E अपॉन R, तो 8 अपॉन समझना 8 अपॉन 0.5, यहां से सॉल्व करने पे कितना बनता है ये 16 एम्पियर, ठीक है, जो कि रॉन्ग आंसर है। आंसर 16 एम्पियर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने ध्यान दिया ही नहीं बेटा, यहाँ पे ओपन कॉइल है, कॉइल ओपन है तो I इक्वल टू क्या आएगा 0, ठीक है, I इक्वल टू 0 बिकॉज कॉइल इज ओपन, ठीक है, कॉइल इज ओपन, ओपन कॉइल है इसलिए यहाँ पे I क्या आएगा 0 आएगा। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस यही थी कि हम जनरली जल्दीबाजी में क्या क्वेश्चन पढ़ते ध्यान देते नहीं, कॉइल ओपन है या क्लोज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे I इक्वल टू 16 एम्पियर टिक नहीं करना, करेक्ट आंसर इज I इक्वल टू 0 बिकॉज कॉइल इज ओपन, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल 7 भी सिंपल है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8 अपन देखें, एग्जाम्पल 8 को ढंग से पढ़िएगा। आपसे रेडियस ऑफ ए लूप इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन B इक्वल टू 20 टेस्ला, फाइंड आउट इंड्यूस्ड E व्हेन R इज इक्वल टू 5 मीटर ऑप्टेन। मतलब बेटा यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक कॉइल रखी हुई है सर्कुलर कॉइल, ठीक है, उस कॉइल की जो रेडियस है ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, मतलब जो कॉइल है लूप जो है श्रिंक हो रहा है, कंटिन्यू श्रिंक हो रहा है, इसकी साइज कम होती जा रही है, साइज कम होती जा रही है, ठीक है, मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज, क्योंकि कॉइल के अंदर से जो क्रॉसिंग अमाउंट है लाइंस है वो कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, बिकॉज एरिया यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एरिया डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स विल डिक्रीज, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो EMF भी इंड्यूस होगा, ठीक है, फ्लक्स चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे फाइंड करना है E इक्वल टू, ठीक है, ये तो एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 8 समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको यहाँ पे देखो जो फ्लक्स चेंज हुआ है उसका कॉज क्या है बेटा, एरिया, ठीक है। तो हम जानते हैं E इक्वल टू माइनस ऑफ d5/dt होता है, E इक्वल टू माइनस d5/dt, तो ऐसा अपन देखें माइनस d/dt 5 इक्वल टू आप पढ़ते हैं b इंटू ए, 5 इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है, थीटा कुछ नहीं कहा जाए तो 0 डिग्री मान लेंगे अपन, ठीक है, 5 इक्वल टू बी ए। अब यहाँ पे ए, अच्छा यहाँ पे थीटा हम क्या लेके चल रहे हैं 0 डिग्री। अगर हमें क्लियर यू मेंशन कर दे, इसमें यू मेंशन कर दे कि जो ध्यान दें, अगर सपोज इस तरह से मेंशन कहा जाए कि कोई कॉइल है, इसी की प्लेन के पैरेलल अगर हमें बी वेक्टर अप्लाई कर रखा है, ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन देखा जाए तो यहाँ पे फाई क्या है बेटा 0, ऑलवेज यहाँ पे फाई इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, तो इसलिए बेटा यहाँ पे E कितना आएगा 0। बट अगर यहाँ पे वाला यहाँ पे कंटिन्यू श्रिंक होता जा रहा है, इस तरह से श्रिंक होता है, अभी ये साइज है फिर श्रिंक हो रहा है, अरे श्रिंक होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ तो फाई हमेशा क्या रहेगा 0। बट जो गिवन क्वेश्चन में हालांकि मेंशन नहीं किया इसने कि यहाँ पे फील्ड परपेंडिकुलर फॉर्म में या नहीं है, लेकिन फिर भी चलो अपन फील्ड परपेंडिकुलर मान चल रहे हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड अप्लाई हो रहा है, मतलब हम
इस क्वेश्चन में ये सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे कॉइल इस तरह से, फील्ड इस तरह से अप्लाई कर रखा है अपन ने, इस तरह फील्ड अप्लाई कर रखा है, ठीक है। ये सिचुएशन आपको दे रखी है और कंटिन्यू यहाँ पे एरिया कम होता जा रहा है, एरिया कम हो रहा है, तो इसके अंदर से लाइन भी क्या होंगी, डिक्रीज कम होती जाएंगी, मैग्नेटिक लाइंस। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाली सिचुएशन आपको दिखा रखी है, ये सिचुएशन दे रखी है इस क्वेश्चन में, ये वाली सिचुएशन, ठीक है। हाँ, अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में तो ई क्या आएगा, ऑलवेज 0। ये सिचुएशन अपन को दे रखी है इस डायग्राम में, ठीक है। यहाँ से इसमें d5/dt करेंगे। अब यहाँ देखो d/b तो कांस्टेंट है, ठीक है, b तो चेंज हो नहीं रहा, तो माइनस b बाहर आ गया। एरिया d/dt, एरिया को लिख देंगे पाई r स्क्वायर, क्योंकि सर्किल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस b पाई तो बाहर आ गया, r स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2r dr/dt, ये अपन ले लिया 2r dr/dt, ठीक है। तो माइनस ऑफ 2 पाई br dr/dt, ठीक है, माइनस 2 पाई br dr/dt। बस उसके बाद तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों dr/dt ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस, मतलब यूनिट समझो, यूनिट dr, r की यूनिट क्या होती है, मीटर या सेंटीमीटर, और dt की यूनिट सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। ये हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, तो उसको हम लिख देंगे 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड, ये आपको दे रखा है ये वैल्यू, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह लिख दिया, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो ये आप इसको यूज करना है ये, क्योंकि हमें आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, SI यूनिट में, मीटर पर सेकंड फॉर्म में। तो ये वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व कर लेंगे, इससे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप समझे बात क्या है, यहाँ पे इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 9 के अंदर भी क्रॉसिंग फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, इससे निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 9 समझो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में टिपिकल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें क्या, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल आर 100 एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 5 ओम, फाइंड आउट इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 100, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर बेटा रेजिस्टेंस 5 होंगे ना, इफ क्रॉसिंग फ्लक्स इन दिस कॉइल इज चेंज फ्रॉम 10 वेबर टू 30 वेबर विद इन 2 सेकंड। तो हम जानते हैं टाइम का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जो इंड्यूस्ड चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज के लिए क्या होती है, ये होती है -1/r 5 to -5 5 and 5 आपको दे ही रखें, कितने रखें, 30 and 10 रख देंगे यहाँ पे, तो उसका आंसर आ जाएगा 30 and 10, सॉल्व करके निकाल लेंगे आंसर, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे 100, उसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है, आप सोचो अगर 100 नंबर ऑफ टर्न्स दिए होते तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, नहीं किया मैंने मल्टीप्लाई, क्यों नहीं किया, हाँ क्योंकि बच्चों अगर क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन होती, समझ आ गया रोम में, आपको लिखा ना यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है इफ क्रॉसिंग फ्लक्स फ्रॉम दिस कॉइल इज चेंज फ्रॉम दिस टू दिस। हाँ, अगर यूं गिवन होता इफ क्रॉसिंग फ्लक्स फ्रॉम ईच टर्न ऑफ दिस कॉइल, क्या गिवन होता, फ्रॉम ईच टर्न ऑफ दिस कॉइल इज चेंज फ्रॉम 10 वेबर टू 30 वेबर, ऐसा इंफॉर्मेशन दिया होता तो फिर हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि बेटा यहाँ 5 to 5 क्या है, ये 5 to 5 टोटल क्रॉसिंग फ्लक्स के। जब आपको ऑलरेडी टोटल क्रॉसिंग फ्लक्स गिवन है तो हम क्यों 100 से मल्टीप्लाई करें। हाँ, अगर यूं गिवन होता ना कि क्रॉसिंग फ्लक्स फ्रॉम ईच टर्न, तो फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करके टोटल फ्लक्स को यहाँ पे रखते, आई बस में, तो इसलिए हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो इस तरह अपन देख लिए। ऐसे ही एग्जाम्पल 10 भी सिंपल है। एग्जाम्पल जो 11 है, एग्जाम्पल बेटा 11 जो है, 11 एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड की इंफॉर्मेशन गिवन है, B = B0 e⁻⁻t, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, B की इंफॉर्मेशन गिवन है तो B का कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेटा इसमें B तो कांस्टेंट था, ठीक है, मैंने B को आउटसाइड में लिया, ठीक है। एरिया को लिखा πr², इसका करा डिफरेंशिएशन। बट क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल 11 है, इसमें ध्यान दें, क्वेश्चन 11 जो है एग्जाम्पल 11, इसके अंदर B वेरी कर रहा है, एरिया फिक्स है, एरिया फिक्स है, B वेरी कर रहा है, तो एरिया को तो ले आएंगे आउटसाइड में, किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, B का, ठीक है, B का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो वही B का डिफरेंशिएशन करके इसने सॉल्व किया है। और क्या पूछा है, t = 0 पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले डिफरेंशिएशन करके वैल्यू फाइंड कर ली, उसमें t = 0 पुट कर दो, तो इनिशियल वैल्यू आ जाएगी आपको E की, ठीक है, वो आ गई। और फिर यहाँ पे क्या पूछा है, पावर के बारे में पूछा है। अरे कोई दिक्कत है, अपने करंट निकाल ली, वोल्टेज निकाल लिया, ये इंड्यूस EMF आ गया, ठीक है, इंड्यूस EMF
अब हमसे पूछा है इंड्यूस पावर, अरे जैसे अपने हीट निकाली ऐसे पावर भी निकाल सकते हैं, इंड्यूस हीट निकाली ऐसे आपसे चाहो तो इंड्यूस पावर भी कर लो, क्या दिक्कत है। इंड्यूस पावर क्या हो जाएगा बेटा, इंड्यूस पावर P इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर, ये कर दें, यही कह सकते हैं आई स्क्वायर आर इंड्यूस पावर, ये लो इंड्यूस पावर में निकल जाएगी, ठीक है बात पहले पड़ी। तो इस तरह से इंड्यूस पावर भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, या जरूरत पड़े तो इंटीग्रेशन भी कर दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या मतलब समझे बात कह रहा हूं मैं, यहाँ पे हम इस तरह से अगर हमें करंट एंड ईएफ अगर आपको ऑप्शन हो गए तो इंड्यूस हीट एंड इंड्यूस पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ये चीज है। तो वही इसमें एग्जांपल नंबर 11 के अंदर बता रखा है। और आर क्या होता है बच्चा, यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल सिस्टम। कॉइल सिस्टम, सिस्टम का मतलब बेटा यहाँ पे देखिए, जहां पे करंट पूरे एक क्लोज लूप में या क्लोज सर्किल में, मतलब एक क्लोज पाथ में जहां पे करंट फ्लो हो रही है, उस पूरे पाथ का नेट रेजिस्टेंस आपको यूज करना है जहां पे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। जिस पूरे पाथ में करंट फ्लो हो रही है उस पूरे पाथ का आपको नेट रेजिस्टेंस यूज करना होता है, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे आर क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट सर्किट इन विच आई इज इंड्यूस्ड, जिस सर्किट में आई इंड्यूस हो रही है उस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये चीज अपन ने समझी एग्जांपल नंबर 11 के अंदर, ठीक है। तो बेटा ये चीज अपन ने आज पढ़ी यहाँ पे इंड्यूस क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है। इंड्यूस क्वांटिटीज हो गई, इंड्यूस ईएफ, इंड्यूस करंट, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस हीट एंड इंड्यूस पावर, ठीक है। अब इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, सो लास्ट बाद में देख लेंगे, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के बारे में, ठीक है। तो यहां तक आपने समझा है, इस चीज को आप मॉड्यूल से अच्छी तरह ढंग से रेफर करना कि हम यहाँ पे कंप्लीटली डेली इसी टाइप से स्टडी करेंगे। जो भी सॉल्व एग्जांपल वगैरह इसमें रखे या अनसोल्ड है उनको हमें कहाँ से रेफर करना है, यहीं से ही। आपका होमवर्क कितना है बेटा, देखिए जितना अपन ने पढ़ा इसके सारे सॉल्व एग्जांपल यहाँ तक के, और इसमें अंदर एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 दे रखी है, ठीक है। इसी पेज पे एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 2 दे रखी है, ये दोनों एक्सरसाइज आपको यहाँ पे सॉल्व करके लेके आनी है। एक्सरसाइज 1 में तो यहाँ पे इसमें कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 के अंदर भी 3 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लेके आने, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं, ओके गुड बाय।